कहानी का आगाज होता है 1939 के नाजी जर्मनी से। दूसरी जंग अजीम के बादल मंडला रहे हैं और अडोल्फ हिटलर का खौफ हर जर्मन के दिल और दिमाग पर सवार है। 9 साल अल्जल मेमनगर और उसका छोटा भाई एक ट्रेन में अपनी मां के साथ सफर कर रहे हैं। उनकी मां एक कम्युनिस्ट है और हिटलर के सिपाही इसे ढूंढ रहे हैं, इसीलिए वो मजबूर होकर अपने बच्चों को एक गरीब सौतेले खानदान के पास छोड़ने जा रही है। लेकिन सफर के दौरान ही शदीद सर्दी और बीमारी की वजह से लजल का छोटा भाई ट्रेन की सीट पर ही दम तोड़ देता है। लजल की दुनिया उजड़ जाती है। ट्रेन को एक नामालूम स्टेशन पर रोका जाता है और बर्फ से ढके हुए एक गुमनाम कब्रिस्तान में इसके भाई को दफनाया जाता है। लजल वहां खड़ी रो रही होती है जब वो देखती है कि कब्र खोदने वाले एक नौजवान लड़के की जेब से एक छोटी सी सियाह किताब बर्फ पर गिर गई है। लजल, जिसे इस वक्त पढ़ना लिखना बिल्कुल नहीं आता, एक अजीब सी कशिश के तहत आगे बढ़ती है और उस किताब को उठाकर अपने कोट में छुपा लेती है। ये इसकी जिंदगी की पहली चोरी थी। इस किताब का नाम था द ग्रेवडिगर्स हैंडबुक। ये किताब इसके लिए कोई आम कागज का टुकड़ा नहीं थी, ये इसके मरे हुए भाई और उसकी खोई हुई मां की आखिरी निशानी थी। इसके बाद लजल को अमोलचिंग नामी शहर की एक गरीब गिल्ली हमल स्ट्रीट में हिबरमय खानदान के हवाले कर दिया जाता है। यहाँ उसके नए वालिदैन हैं, रोज़ा हिबरमन और हुन्स हिबरमन। रोज़ा एक मोटी अक्सल और इंतहाई बदजुबान औरत है जो लोगों के कपड़े धोती है और बात बात पर लजल को गालियां देती है। लेकिन दूसरी तरफ इसका सौतेला बाप हुन्स हिबरमय एक फरिश्ता सिफत इंसान है। वो घरों में पेंट का काम करता है और शाम को एकॉर्डियन बजाता है। हुन्स की आंखों में एक ऐसी नरमी है जो लजल के डरे हुए दिल को फौरन जीत लेती है। शुरू के कई महीने लजल को रात को अपने भाई की मौत के भयानक ख्वाब आते हैं। वो चलेती हुई उठती है तो हुन्स अपना एकॉर्डियन छोड़कर भागता हुआ उसके कमरे में आता है, इसे गिले से लगाता है और तब तक बैठा रहता है जब तक वो सो नहीं जाती। एक रात हुन्स को लजल के बिस्तर के नीचे से वो कब्र खोदने वाली किताब मिलती है। हुन्स को पता चलता है कि लजल पढ़ना चाहती है। वो इसी वक्त रात के 3 बजे बेसमेंट में जाता है और वहां चारकोल से दीवारों पर हुरूफन तहज्जी लिखकर लजल को पढ़ना सिखाना शुरू करता है। यहीं से लजल को अंदाज़ा होता है कि अल्फाज में एक जादुई ताकत होती है जो इंसान के जख्मों को भर सकती है। लजल की जिंदगी में अब एक सबसे खूबसूरत किरदार की एंट्री होती है, वो है रूदी स्टाय। रूदी महल्ले का एक शरारती सुनहरी बालों वाला लड़का है जो लजल का बेहतरीन दोस्त और साइड कुक बन जाता है। रूदी के दिल में लजल के लिए एक मासूम सा प्यार है। वो जब भी लजल की मदद करता है, चाहे वो लोगों के बाग से सेब चुराना हो या सड़क पर दौड़ लगाना, वो हमेशा लजल से कहता है, लजल अगर मैं जीत गया तो तुम्हें मुझे एक किस देनी होगी। लेकिन लजल हमेशा शर्मा कर इसे धक्का दे देती है। दूसरी तरफ जंग की शिद्दत बढ़ती जा रही है। हिटलर के जन्मदिन पर पूरे शहर में एक बड़ा जश्न मनाया जाता है। शहर के मरकजी चौक में एक बहुत बड़ा अलाव जलाया जाता है जहां नाजी हुकूमत उन तमाम किताबों, अखबारात और रिसालों को आग लगा देती है जो हिटलर के नज़रियात के खिलाफ लिखी गई थी। लजल वहां खड़ी ये मंजर देख रही होती है। इसे समझ आता है कि हिटलर सिर्फ इंसानों को नहीं मार रहा, वो उनके ख्यालात और उनके अल्फाज को भी जला रहा है। जब सब लोग जश्न मनाकर चले जाते हैं और आग मध्यम पड़ जाती है तो लजल राख के इस ढेर के पास जाती है। इसे वहां एक ऐसी किताब नजर आती है जो नीली रंग की है और अब भी अंदर से थोड़ी सी सुलग रही है। वो अपनी जान पर खेल कर वो गर्म किताब अपने लिबास के अंदर छुपा लेती है। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि दौड़ खड़ी एक गाड़ी से शहर के मेयर की बीवी इल्सा हिरमन ने इसे ये चोरी करते हुए देख लिया है। इल्सा हिरमन खुद एक गहरे सदमे में डूबी हुई औरत है जिसका जवान बेटा पहली जंग अजीम में मारा जा चुका था और वो तब से अपने बड़े से महल जैसे घर में अकेली रहती थी। जब लजल कपड़े देने इल्सा के घर जाती है तो इल्सा इसे सजा देने के बजाय अपने घर का एक बहुत बड़ा दरवाज़ा खोलती है। अंदर एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी जिसमें हज़ारों किताबें थीं। इल्सा लजल को वहां बैठकर पढ़ने की इजाज़त दे देती है। लजल के लिए वो महल एक जन्नत बन जाता है जहां वो हिटलर की नफरत से दूर अल्फाज की दुनिया में खो जाती है। हम में से हर इंसान किसी न किसी मोड़ पर एक ऐसे अंधेरे में गिरता है जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आता। दानियाल भी जिंदगी के इसी तारीक तरीन दौर से गुजर रहा था। हाल ही में इसने एक इंतहाई हौलनाक कार हादसे में अपने सगे भाई को अपनी आंखों के सामने दम तोड़ते देखा था। वो सदमा, वो सड़क पर फैला हुआ खून और भाई की आखिरी सांसें दानियाल के जहन पर नक्श होकर रह गई थीं।
इस वाकये के बाद दानियाल ने जीना छोड़ दिया। वो रोज रात को उठकर बैठ जाता, इसे लगता कि मौत हर वक्त उसके कमरे के कोने में खड़ी इसे घोर रही है। इसे जिंदगी बेमानी, खोखली और जालिम लगने लगी थी। वो खुद से सवाल करता कि अगर आखिर में सब ने मर ही जाना है तो इस जीने की जिदोजहद का फ़ायदा किया है। दानियाल की ये ज़हनी अजियत इसके एक बुजुर्ग प्रोफेसर से देखी न गई। वो एक दिन दानियाल के घर आए, इसके सर पर हाथ रखा और मेज़ पर एक ज़ख़ीम किताब रख दी। किताब का नाम था द बुक थीफ। दानियाल ने मायूसी से कहा, सर मैं इस वक्त ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहा हूँ और आप मुझे कोई अफसाना पढ़ने को कह रहे हैं। प्रोफेसर ने मुस्करा कर जवाब दिया, दानियाल ये कोई आम अफसाना नहीं है। इस किताब का नरेटर कोई इंसान नहीं बल्कि खुद मौत है। मौत ने खुद ये कहानी लिखी है और वो तुम्हें बताएगी कि जब इंसानों की बनाई हुई जंग में लाखों लोग मर रहे हों तो एक छोटी से बच्ची किताबों के अल्फाज चराकर मौत के खौफ को कैसे हराती है। इसे पढ़ो, तुम्हें अपने सवालों का जवाब मिल जाएगा। दानियाल ने बोझल दिल के साथ किताब का पहला सफ़हा खोला। पहली ही सत्र में मौत ने इससे मुखातिब होकर कहा, ये एक छोटी सी हकीकत है, तुम सब ने एक दिन मर जाना है। मुझसे ड्रो मत, में जालिम नहीं, मैं तो बस तुम्हारी रूहों को संभालती हूँ। दानियाल की दिलचस्पी जाग उठी और वो जर्मनी की एक छोटी सी गिल्ली हमल स्ट्रीट में दाखिल हो गया। कहानी में सबसे बड़ा और ख़तरनाक मोड़ अब आता है। 1 नवंबर की तारीख रात हिबरमय ख़ानदान के दरवाजे पर एक भूखा प्यासा और उदय मुआ नौजवान दस्तक देता है। इसका नाम मैक्स वेंडनबर्ग है और वो एक यहूदी है। नाज़ी जर्मनी में किसी यहूदी को पनाह देने का वाहिद मतलब था पूरे ख़ानदान को गोली मार देना, कंसंट्रेशन कैंप भेज देना। लेकिन हुन्स हिबरमय नाज़ियों के इस कानून को मानने से इनकार कर देता है। पहली जंग अजीम में मैक्स के वालिद ने हुन्स की जान बचाई थी और खुद मारा गया था। हुन्स ने इस वक्त वदा किया था कि अगर कभी उसके ख़ानदान को ज़रूरत पड़ी तो वो ये एहसान उतारेगा। हुन्स अपनी जान दाव पर लगाकर मैक्स को अपने घर के ठंडे अंधेरे तहखाने में छुपा देता है। लिज़ल शुरू में मैक्स से डरती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन दोनों के दरमियान एक ऐसी गहरी दोस्ती कायम होती है जो इस किताब का दिल है। मैक्स भी रात को जर्मनी के मजालिम के भयानक ख्वाब देखता है और लिज़ल भी। मैक्स के पास तहखाने में पढ़ने के लिए कुछ नहीं होता तो वो हिटलर की मशहूर किताब ओ मेन कैम्प मेरी जिदोजहद उठाता है, इसके सफ़हात पर सफ़ेद पेंट फेरता है और इस नफ़रत अंगेज़ किताब के ऊपर लिज़ल के लिए एक खूबसूरत मोहब्बत भरी कहानी लिखता है जिसका नाम वो रखता है दमे। सर्दियाँ इतनी शदीद होती हैं कि तहखाने में मैक्स की हालत ख़राब हो जाती है और वो एक गहरे कोमा में चला जाता है। रोज़ा और हुन्स परेशान हो जाते हैं कि अगर ये मर गया तो इसकी लाश का क्या करेंगे। लिज़ल मैक्स को मरने नहीं देना चाहती। वो रोज़ मेयर के घर की लाइब्रेरी की खिड़की से कूदती है, वहाँ से नई किताबें चर कर लाती है और घंटों मैक्स के सरहाने बैठकर इसे कहानियाँ सुनाती है। वो बाहर की दुनिया की हर छोटी चीज़, जैसे बादल की शक्ल, सड़क की धूल, रूदी की शरारतें, सब कुछ अल्फाज में प्रो कर मैक्स को सुनाती है जैसे वो अपनी ऑक्सीजन मैक्स को दे रही हो। और लिज़ल के ये अल्फाज मोजिज़ा कर दिखाते हैं, मैक्स होश में आ जाता है। अब साल 1942 आ चुका है और इत्तेहादी अफवाज के तैयारे जर्मनी के शहरों पर अंधाधुंध बमबारी कर रहे हैं। हमल स्ट्रीट पर भी मौत के साए गहरे हो चुके हैं। जब भी फिजाई हमले का सायरन बजता, तमाम महल्लेदार भागकर एक पड़ोसी के गहरे तहखाने में जमा हो जाते। वहां अंधेरे में बमों के धमाकों की गूंज सुनकर बच्चों से लेकर बूढ़े तक खौफ से कांप रहे होते थे। माएँ अपने बच्चों को सीने से लगाकर रो रही होती थी। ऐसे ही एक बदतरीन हमले के दौरान जब सबको लग रहा था कि ये उनकी जिंदगी की आखिरी रात है, 9 साला लिज़ल अपनी चराई हुई किताब निकालती है और तहखाने के वस्त में बैठकर ऊंची आवाज में कहानी पढ़ना शुरू कर देती है। इसकी आवाज इस अंधेरे कमरे में रोशनी की तरह फैल जाती है। एक एक करके लोग रोना बंद कर देते हैं, धमाकों की आवाजें मध्यम पड़ने लगती हैं और सब लिज़ल के अल्फाज के सहर में खो जाते हैं। यहाँ दानियाल की आंखों से एक आंसू टपकता है। इसे समझ आता है कि जब इंसान के पास कुछ नहीं बचता तो अल्फाज ही उसकी आखिरी पनागा बनते हैं। लेकिन जर्मनी का जुल्म अपनी आखिरी हदों को छू रहा था। एक दिन नाजी सिपाही बूढ़े और बीमार यहूदियों के एक काफिले को पैदल चलाकर जा कैंप की तरफ ले जा रहे होते हैं। वो यहूदी इतने कमजोर थे कि सड़क पर रेंग रहे थे। महल्ले के सब लोग अपने घरों की खिड़कियों से ये तमाशा खामोशी से देख रहे थे, क्योंकि बोलने का मतलब मौत था। लेकिन हुन्स हिबरमय से ये जुल्म बर्दाश्त नहीं होता।
वो अपने घर से निकलता है, नाजी सिपाहियों की परवाह किए बगैर आगे बढ़ता है और एक बूढ़े गिरते हुए यहूदी को रोटी का एक टुकड़ा पेश करता है। वो यहूदी हुंस के पैरों पर गिर कर रोने लगता है। सिपाही गुस्से में आते हैं, हुंस को सड़क पर गिराकर कोड़ों से मारते हैं और रोटी छीन लेते हैं। इस एक वाकये से सब कुछ खत्म हो जाता है। हुंस को अंदाजा हो जाता है कि अब नाजी उसके घर की तलाशी लेंगे और अगर मैक्स पकड़ा गया तो सब मारे जाएंगे। मैक्स हिबरमय खानदान की जान बचाने के लिए इसी रात अपना बैग पैक करता है, जल को आखिरी बार देखता है और खामोशी से हमल स्ट्रीट छोड़कर चला जाता है। जल का दिल पाश पाश हो जाता है। कुछ ही दिनों बाद हुंस को सजा के तौर पर नाजी फौज में शामिल करके जंग के सबसे खतरनाक फ्रंट लाइन पर भेज दिया जाता है। रोज़ा और जल घर में अकेली रह जाती है। रोज़ा जो बाहर से इतनी सख्त थी, अब रातों को हुंस का पुराना एकॉर्डियन अपने सीने से लगाकर अकेली रोती है। जल इस तन्हाई को बर्दाश्त करने के लिए मेयर की बीवी का दिया हुआ एक खाली रजिस्टर उठाती है और अपने घर के तहखाने में बैठकर अपनी जिंदगी की कहानी लिखना शुरू करती है, जिसका टाइटल वो रखती है, द बुक थीफ। और फिर वो बदबख्त रात आती है जिसका जिक्र करते हुए खुद मौत की आवाज़ भी कांप उठती है। अक्टूबर 1943 की एक इंतहाई पुरसुकून रात, जब हमल स्ट्रीट के तमाम मासूम लोग अपने बिस्तरों पर गहरी नींद सो रहे थे, नाजियों का बमबारी वाला सायरन सिस्टम खराब हो गया। किसी को अलर्ट ना मिला और अचानक आसमान से टनों के हिसाब से बम गिरना शुरू हो गए। जल इस वक्त इत्तेफाक से तहखाने में बैठकर अपने रजिस्टर पर आखिरी सफ़हात लिख रही थी, इसलिए वो बम के बराह रास्त असर से बच गई। लेकिन जब धमाके खत्म हुए और वो मलबे को हिटती हुई ऊपर आई, तो कबूतर गिल्ली का वजूद मिट चुका था। हर तरफ आग थी, धुआं था और लाशें बिखरी हुई थीं। खुद मौत वहां मौजूद थी, जो एक ही रात में सैकड़ों रूहों को अपनी गोद में समेट रही थी। जल पागलों की तरह मलबे में अपनों को ढूंढने लगी। इसे सबसे पहले अपनी सौतेली माँ रोज़ा हिबरमय की लाश मिली। वो औरत जो इसे हमेशा गालियां देती थी, आज हमेशा के लिए खामोश थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। फिर इसे हुंस हिबरमय की लाश मिली। इसका शफीक बाप, इसका उस्ताद, इसका फरिश्ता, इसका एकॉर्डियन मलबे में टूटा हुआ पड़ा था। जल उसकी लाश पर गिरकर चीखें मारने लगी। और फिर इसे रूदी स्टायर मिला, इसका सुनहरी बालों वाला बेहतरीन दोस्त, जो अभी कुछ ही देर पहले तक जिंदा था। रूदी की आंखें आधी खिली थीं, लेकिन उनमें अब जिंदगी की कोई चमक नहीं थी। जल रोते हुए रूदी के पास बैठी, इसका हाथ थामा और उसके बेजान होंठों पर झककर अपनी जिंदगी का पहला और आखिरी किस दिया। वो चम जो रूदी ने पूरी जिंदगी मांगी थी, इसे तब मिली जब वो इसे महसूस करने के लिए इस दुनिया में मौजूद नहीं था। जल का सब कुछ खत्म हो चुका था। वो बिल्कुल अकेली हो गई थी। इसका वो रजिस्टर महल्ले के मलबे में गिर गया, जिसे नाजी सिपाहियों ने कचरा समझकर फेंक दिया, लेकिन खुद मौत ने इसे उठाकर अपने कोट की जेब में रख लिया। कहानी का इख्तिताम कई दहाइयों बाद ऑस्ट्रेलिया में होता है। जल जंग के हौलनाक सदमे से बाहर निकलकर एक तवील जिंदगी गुजारती है। इसके बच्चे होते हैं, नवासे पोते होते हैं, और जब वो एक बूढ़ी औरत बनकर बिस्तर पर अपनी आखिरी सांसें ले रही होती है, तो मौत इसकी रूह लेने दोबारा आती है। लेकिन इस बार मौत इसे डराने नहीं आई थी। मौत अपनी जेब से वो पुराना मिट्टी से अटा हुआ रजिस्टर निकालती है जो इसने हमल स्ट्रीट के मलबे से उठाया था, जल की अपनी किताब ओ द बुक थीफ। जल हैरानी से मौत की तरफ देखती है और पूछती है, तुमने इसे इतने साल संभाल कर रखा, तुम्हें इंसानों की ये कहानी कैसी लगी? मौत जो सदियों से इंसानों के हाथों इंसानों का कत्ल आम देखकर, उनकी नफरत और उनकी मोहब्बत दोनों को देखकर थक चुकी थी, जल की रूह की तरफ देखती है और अपना सबसे मशहूर जुमला कहती है, जल, मैंने इंसानों के बारे में सिर्फ एक ही चीज़ सीखी है कि मैं उनसे बहुत ज्यादा उलझन का शिकार हूँ। आई एम हॉन्टेड बाई ह्यूमन्स। मुझे समझ नहीं आता कि एक ही इंसान इतना जालिम कैसे हो सकता है जो हिटलर बनकर लाखों को जला दे, और वही इंसान इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है जो हुंस हिबरमय बनकर एक यहूदी के लिए अपनी जान दांव पर लगा दे। किताब बंद होती है। कमरे में मुकम्मल खामोशी थी। दानियाल के गालों पर बहने वाले आंसू अब सूख चुके थे, लेकिन इसके दिल का अंधेरा गायब हो चुका था। इसे अपने सवाल का जवाब मिल गया था। मौत जिंदगी का इख्तिताम तो है, लेकिन वो जिंदगी की खूबसूरती को खत्म नहीं कर सकती।
اگر 9 سال کی الزل اپنے بھائی کی موت، اپنے والدین کی جدائی، اپنے گھر کی تباہی اور اپنے بہترین دوست کی لاش دیکھنے کے بعد بھی الفاظ اور امید کے سہارے دوبارہ جینا سیکھ سکتی ہے، تو وہ اپنے بھائی کی موت کے غم میں خود کو زندہ لاش کیوں بنا رہا ہے؟ دانیال اٹھا۔ اس نے اپنے کمرے کے وہ پردے ہٹائے جو مہینوں سے بند تھے۔ باہر سورج نکل رہا تھا، زندگی پکار رہی تھی۔ اس نے کتاب کو اپنے سینے سے لگایا، موت کے خوف کو ہمیشہ کے لیے پیچھے چھوڑا اور زندگی کی طرف اپنا پہلا مضبوط قدم بڑھایا۔